Hello everyone. So in this lecture we'll discuss about the probity topic. अब probity टॉपिक में आता क्या है? देखो probity की डेफिनेशन वगैरह सब हम पढ़ेंगे इसमें। तो probity टॉपिक में हमारा एक तो करप्शन आता है, ये मेन चीज है। फिर करप्शन को कैसे काटा जाए, करप्शन को कैसे कम किया जाए, उसमें 3-4 फैक्टर्स होते हैं, जैसे ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी, ठीक है। फिर सिटीजन चार्टर होता है, आरटीआई एक्ट होता है, और जितने भी मैकेनिज्म्स हैं ट्रांसपेरेंसी अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए, वो सारे मैकेनिज्म्स हम यहाँ लगभग पढ़ते हैं। तो इस पे क्वेश्चन हर साल आता है यूपीएससी में, मतलब एथिक्स के पेपर में तो आता ही आता है, जीएस 2 के पेपर में भी आता है इसमें, ठीक है। और ये वाली डायमेंशन जो है करप्शन वाली डायमेंशन है, और सिटीजन चार्टर, आरटीआई, सोशल ऑडिट वाली डायमेंशन है, अकाउंटेबिलिटी वाली, वो आप जीएस 3 में मतलब लगा के यूज कर सकते हो। और ऑप्शनल में तो कोई भी तरह का ऑप्शनल हो तो आप यूज कर ही सकते हो। देखते हैं सिलेबस। सिलेबस में हमारा क्या बोला गया है। सिलेबस में कंसेप्ट ऑफ पब्लिक सर्विस, ये हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। फिलोसॉफिकल बेसिस, ये भी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अब क्या है ये फिलोसॉफिकल बेसिस, इसको थोड़ा मैं ब्रीफली बता दूंगा, ठीक है, ताकि आप लास्ट क्लास को नहीं भी देखे हो तो भी इस क्लास को पूरी तरीके से समझ लो। फिर इंफॉर्मेशन शेयरिंग, ट्रांसपेरेंसी इन गवर्नमेंट, आरटीआई, कोड ऑफ एथिक्स, सिटीजन चार्टर, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, वो सब हम पढ़ेंगे इसी क्लास में। ये जो है वर्क कल्चर, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड, ठीक है, ये वाला जो डायमेंशन है, एंड कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशंस, ये हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो चैलेंजेस ऑफ करप्शन मतलब यही चीज है बेसिकली। अब PYQs देख लेते हैं कौन कौन से आए हैं। देखो करप्शन के ऊपर कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। करप्शन इज द मैनिफेस्टेशन ऑफ द फेलियर ऑफ कोर्स वैल्यूज इन द सोसाइटी, ठीक है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ वर्क एनवायरनमेंट, डिफरेंशिएट बिटवीन कोएर्सन एंड अनड्यू इन्फ्लुएंस, ये भी हमारा करप्शन है। कोलूसिव करप्शन एंड कोएर्सिव करप्शन, दो टाइप के करप्शन होते हैं, दोनों का पूछा है इसने। फिर प्रोबिटी इज एसेंशियल फॉर इफेक्टिव सिस्टम ऑफ गवर्नेंस, सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ठीक है। फिर प्रोबिटी इन पब्लिक लाइफ, गुड गवर्नेंस क्या होता है। तो गुड गवर्नेंस बेसिकली प्रोबिटी को हटा दो, जो भी बचेगा गुड गवर्नेंस बचेगा, मतलब सॉरी, प्रोबिटी को लेके आओ तो गुड गवर्नेंस बचेगा। गुड गवर्नेंस इज सिनोनिमन सिनो फॉर प्रोबिटी, ठीक है। देन देर इज ए व्यू ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, ये आरटीआई से रिलेटेड है, ये काफी पहले आया था 2018 में। फिर बेसिक प्रिंसिपल सिटीजन चार्टर, ठीक है। फिर सिटीजन एम्पावरमेंट के ऊपर क्वेश्चन आया कि हाउ आरटीआई लीड्स टू सिटीजन एम्पावरमेंट। तो ये सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं क्लियरली। अब बात आती है प्रोबिटी है क्या चीज, प्रोबिटी को डिफाइन कैसे करते हैं हम, एंटी करप्शन क्यों नहीं बोल देते हैं। देखो प्रोबिटी इज ए ब्रॉडर टर्म, प्रोबिटी इज ए ब्रॉडर टर्म, जिसमें क्या होता है, जैसे प्रोबिटी है मान लो। अब प्रोबिटी के अंदर क्या आ जाएगा, प्रोबिटी के अंदर आपकी एथिक्स भी आ जाएगी, प्रोबिटी के अंदर आपका एटीट्यूड भी आ जाएगा, प्रोबिटी के अंदर आपका एप्टीट्यूड भी आ जाएगा। तो एवरीथिंग कम्स अंडर प्रोबिटी। प्रोबिटी इज ए अम्ब्रेला टर्म। अब अम्ब्रेला टर्म है तो इसको डिफाइन कैसे करेंगे, द क्वालिटी ऑफ हैविंग स्ट्रॉन्ग मोरल प्रिंसिपल्स, ऑनेस्टी एंड डिसेंसी। सिंपल है, ठीक है। कि प्रोबिटी का क्या मतलब है कि मोरल प्रिंसिपल्स को हम अप्लाई करें विद ऑनेस्टी एंड डिसेंसी। एक तो ये प्रोबिटी का मीनिंग है, तो ये थोड़ा फिलोसॉफिकल मीनिंग हो गया कि हम मोरल प्रिंसिपल्स को अप्लाई करें। अब मोरल प्रिंसिपल्स में कुछ भी आ सकता है, मोरल प्रिंसिपल में आपकी वैल्यूज भी आ सकती हैं, एथिक्स भी आ सकती है, आपकी एफिशिएंसी भी आ सकती है, आपका डिसिप्लिन भी आ सकता है, ठीक है। तो सारी चीजों के साथ अगर गवर्नमेंट काम करे तो वो प्रोबिटी कहलाएगा। अगर हम लेमन टर्म में अगर प्रोबिटी को डिफाइन करें, तो अगर सिंपल लैंग्वेज में, प्रोबिटी मींस गिविंग हाईएस्ट स्टैंडर्ड ऑफ पब्लिक सर्विस, मतलब सबसे अच्छे स्टैंडर्ड की पब्लिक सर्विस होनी चाहिए, जहां पे लीगल भी हो, एथिकल भी हो, और प्रोफेशनलिज्म हो, ठीक है। इट शुड बी लीगल, इट शुड बी एथिकल, एंड इट शुड बी प्रोफेशनल, ठीक है। तो इसमें दो तरह की चीजें आ जाती हैं कि जब भी हम प्रोबिटी की बात करेंगे तो दो तरह की हमारी हो जाएगी। एक तो स्ट्रक्चर क्या रहेगा गवर्नमेंट का, वो भी प्रोबिटी के अंदर आ जाएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर से भी हम ये चीज इंश्योर कर सकते हैं, लीगैलिटी, एथिकलिटी एंड प्रोफेशनलिज्म, और हम फंक्शन से भी कर सकते हैं। अब इन दो में किस तरीके से करेंगे, स्ट्रक्चर में क्या रहेगा, स्ट्रक्चर में रहेगा लॉज, रूल्स, रेगुलेशंस हमारी एकदम प्रॉपर होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कहीं भी लूप होल हो, लूप होल्स को मिटाना है किसी भी तरीके से, ठीक है।
अब ये इंस्टीट्यूशन में भी आ जाएगा कि हायरार्की होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए। तो मतलब किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट पॉसिबल मेजर क्या होगा, उस तरीके से हमें स्ट्रक्चर यहाँ पर लेके आना है। फंक्शन में क्या रहेगा, जैसे लॉज होगा, यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन रहेगा, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज, फेयर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ लॉज। ठीक है, फेयर होना चाहिए। इसका क्या मतलब हो गया कि भाई इम्प्लीमेंटेशन तो हो ही रहा है कानून, लेकिन फेयर होना चाहिए, इट शुड बी जस्ट। ठीक है, अनजस्ट नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर दूसरा एब्सेंस ऑफ करप्शन इक्वल टू प्रोबिटी। ठीक है, अगर हम डायग्राम बनाए हब एंड स्पोक मॉडल का, तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी। एक तो सबसे पहले तो इसमें एम्पैथी, इम्पार्शियलिटी, इंटीग्रिटी, ठीक है, अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी, ठीक है, डिवोशन टू ड्यूटी, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी, तो ये सब सारी चीजें आ गई। और आपको अगर गुड गवर्नेंस का भी क्वेश्चन आए ना, तो यू हैव टू डिफाइन इन द सेम टर्म एंड यू हैव टू गिव द सेम एग्जांपल्स। इसी तरीके से गुड गवर्नेंस भी होता है। तो गुड गवर्नेंस सिनोनिम है किसका, प्रोबिटी का। अब बात आती है प्रोबिटी है क्यों नहीं। प्रोबिटी इक्वल टू 1 अपॉन करप्शन। सिंपल है कि अगर करप्शन ज्यादा है तो प्रोबिटी कम हो जाएगी, प्रोबिटी ज्यादा है तो करप्शन कम हो जाएगा। सिंपल है ये चीज। ठीक है, तो हम करप्शन को समझेंगे, करप्शन क्यों होता है, और करप्शन के लेके जो भी क्वेश्चन होगा आपका किसी भी पेपर में आए, वो इस लेक्चर से कंप्लीटली रिजॉल्व हो जाएगा। अब सबसे पहली बात आती है कि करप्शन होता क्या है। करप्शन इज नथिंग बट एब्यूज ऑफ पावर। एब्यूज ऑफ पावर, जब तुम्हारा पावर का एब्यूज होता है तो किस तरीके से होगा पावर का एब्यूज। पावर का एब्यूज होगा डिस्क्रेशन से, डिस्क्रेशन से होगा पावर का एब्यूज। और डिस्क्रेशन कब आती है, जब लॉज में कुछ कमी हो, लूप होल्स वगैरह हो, जब आती है डिस्क्रेशन। पावर किससे आती है, पावर तुम्हारी ऑथोरिटी सीट से आती है, कि तुम किस पोजीशन पे बैठे हुए हो। तो हर पब्लिक सर्वेंट के पास ऑथोरिटी तो होती है, लेकिन तो इसका मिसयूज भी कर सकता है वो। लेकिन अगर इस करप्शन में पावर प्लस डिस्क्रेशन आप जोड़ दें, ठीक है, और उसमें हमने क्या चेक्स लगाए हुए हैं, मतलब इस पावर डिस्क्रेशन को कोई गलत तरीके से यूज ना कर ले, तो हमने चेक्स क्या क्या लगाए हुए हैं। चेक्स लगाए हुए अकाउंटेबिलिटी का, चेक्स क्या लगाया हुआ ट्रांसपेरेंसी का। ठीक है, तो अगर अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हम हटा देते हैं तो वो क्या आ जाएगा, करप्शन। अगर इस पावर प्लस डिस्क्रेशन में हम प्लस अकाउंटेबिलिटी कर दें, प्लस ट्रांसपेरेंसी कर दें, प्लस कोड ऑफ कंडक्ट कर दें, प्लस कोड ऑफ एथिक्स कर दें, प्लस आरटीआई या जितने भी एक्ट्स हैं हमारे वो सब जोड़ देते हैं, यहाँ पर सोशल ऑडिट जोड़ देते हैं, तो फिर वो करप्शन नहीं होगा, वो बैलेंस हो जाएगी। पावर जो है ना, वो आंसरेबिलिटी के साथ बैलेंस हो जाएगी, तो करप्शन नहीं होगा। तो जब भी करप्शन की बात आती है तो हमें यही कोट करना है कि अकाउंटेबिलिटी कम है, ट्रांसपेरेंसी कम है, और ये सारे जितने भी हमारे लॉज हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये है। अब करप्शन होता क्यों है। ठीक है, पहले तो एग्जांपल्स दे देंगे करप्शन के जितने भी हुए हैं पास्ट में। तो सबसे बड़ा जो एग्जांपल है वो क्या है, जैसे जीप स्कैंडल एक हुआ था, सबसे पहला करप्शन है ये, कि जीप खरीदी थी उसमें स्कैंडल हुआ था। ठीक है, तो वी के कृष्ण मेनन इसमें इन्वॉल्व थे। ठीक है, ब्रिटिश और इंडियन आर्मी की डील हुई थी ये। ठीक है, फिर मुंद्रा, ये 1950s की बात है, फिर मुंद्रा करप्शन केस आया था। तो ये जितने भी पुराने करप्शन केस है, मुंद्रा एलआईसी डील, ठीक है, इसमें मिनिस्टर थे हमारे टी कृष्णामाचारी, उन्होंने रिजाइन किया था इस डील में। ठीक है, ये 1960s की बात है। फिर उड़ीसा माइनिंग स्कैंडल हुआ था। अब उड़ीसा लिखते हैं, उड़ीसा। ठीक है, तो इन्होंने केडी मालवीय एक मिनिस्टर थे, वो इन्वॉल्व थे, और बहुत सारे फिर बाद में केस आई, कि जैसे बोफोर्स हो गया, जैन हवाला स्कैम हो गया, जैन हवाला स्कैम हो गया, फिर फॉर्डर स्कैम हो गया, फेयरफैक्स स्कैम हो गया। ठीक है, फिर लेटेस्ट स्कैम में 2G, CWG, कोलगेट, आदर्श। मोस्टली हमें जो प्रूव हो चुके हैं कोर्ट से वो लिखने हैं, जो कोर्ट से प्रूव नहीं हुए हैं उनका नाम नहीं लिख सकते आप। ठीक है, व्यापम हो गया। ठीक है, तो ये रिसेंट स्कैम्स हैं जिनको आप
इजीली कोट कर सकते हैं। ठीक है, एक सृजन स्कैम बिहार में था, उसको भी आप कोट कर सकते हैं, वो भी काफी बड़ा स्कैम था। ठीक है, एग्जाम्पल्स लिख लिए। अब रीजंस पे जाएंगे। देखो, जब भी रीजंस आएंगे तो लोग क्या करते हैं, पॉइंट्स में 4-5 रीजन कोट कर देते हैं, लेकिन इसको बहुत अच्छे से लिखना है हमें। अच्छे से कैसे लिखना है? हिस्टोरिकल रीजंस फॉर करप्शन। हिस्टोरिकल रीजन है कि करप्शन हैज ऑलवेज बीन देयर। जैसे कौटिल्य ने 40 टाइप्स ऑफ करप्शन बताए थे अर्थशास्त्र में। तो करप्शन ऐसा नहीं है कि आज का ही फिनोमेना है, वो हमेशा से, जब से सृष्टि शुरू हुई है, जब से चला आ रहा है। ठीक है, तो एक तो नेचुरल कॉज है कि करप्शन, जब तक आदमी के अंदर वाइसेस रहेंगी, ग्रीड रहेगा, ठीक है, तो वैल्यूज के अगेंस्ट है ना। वैल्यूज क्या क्या नहीं है कि वेन एवर देयर विल बी ग्रीड, वेन एवर देयर विल बी जेलसी, वेन एवर देयर विल बी मेंटेलिटी ऑफ कंपेरिजन विद अदर, तो हमेशा करप्शन रहेगा। आदमी के पास घर है, गाड़ी है, रोटी है, सुबह शाम खाने को, फैमिली को, फिर भी वो करप्शन कर रहा है। क्यों कर रहा है वो? या तो वो दूसरे से कंपैरिजन कर रहा है, या उसकी जल रही है सामने वाले से, या फिर उसके अंदर ग्रीड है कहीं ना कहीं कि मुझे ज्यादा चाहिए। ठीक है, वो कंटेंटमेंट नहीं है। तो करप्शन इज कंटेंटमेंट के अपोजिट। अगर तुम्हारे अंदर कोई भी इमोशन है, अगर कंटेंटमेंट नहीं है, तो वो करप्शन है। अगर कंटेंटमेंट के लिए आप करप्शन कर रहे हो ना, ठीक है, तो वो इतना हाई लेवल करप्शन नहीं होगा कभी भी। आप कंटेंट हो किसी भी चीज को लेके, आप खुश हो नॉर्मल जिंदगी में, तो कभी भी आप करप्शन नहीं करोगे। इसीलिए देखा गया है कि मिडिल क्लास वैल्यूज की बात आती है। मिडिल क्लास वैल्यूज क्या है? मिडिल क्लास वैल्यूज में कंटेंटमेंट की बात करी जाती है, संतोष की बात करी जाती है कि संतोषी सदा सुखी। तो उसमें अंदर ये चीजें आएंगी ही नहीं। अब ये चीजें अगर आती हैं, तो एक तो इन चीजों से परेशान होते हो आप, इन चीजों से परेशान हो गए, फिर इन चीजों को पाने के लिए, ग्रीड है या फिर कुछ कमाने के लिए, या जेलसी है, उस जो जेलस पर्सन है उसका कुछ नुकसान करने के लिए, आप कुछ ना कुछ ऐसे एक्ट करोगे जो आपको फंसा देंगे। तो करना ही क्यों है? ठीक है, तो उस पे बात आती है। लेकिन कई लोग कंट्रोल कर ही नहीं पाते हैं, समझ ही नहीं पाते हैं कि ये चीज नुकसानदायक है इन लॉन्ग टर्म। ठीक है, तो पहले तो ये रीजन दे दिया आपने। दूसरा रीजन क्या दोगे? पॉलिटिकल रीजन। और भी हिस्टोरिकल रीजन है। हिस्टोरिकल रीजन में आप जो है कि ब्रिटिश रूल वगैरह भी लिख सकते हो। ठीक है, जैसे ईस्ट इंडिया कंपनी ने बहुत ज्यादा करप्शन किया था, फिर मुगल काल में आप करप्शन लिख सकते हो। ठीक है, कि औरंगजेब जो था, उसने मतलब सारे अपने स्टेट कॉफर्स को लड़ाइयों में कर दिया था। तो वो भी इज अ फॉर्म ऑफ करप्शन की। बैड पब्लिक पॉलिसीज अगर हैं तुम्हारी, तो वो भी एक करप्शन का ही फॉर्म है। पॉलिटिकल दे सकते हो कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स दे सकते हो। ठीक है, कि सारे पॉलिटिशियन, और इसमें वो भी है कि 46% समथिंग जितने भी हमारे एमपीज हैं, उनपे करप्शन के चार्जेस हैं। फिर इसमें जो है कोई थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव भी दे सकते हो कि जैसे कौशिक बसु ने बोला था, संस्कृताइजेशन ऑफ करप्शन हो रहा है, कि जिनके पास भी पावर है, अगर वो करप्शन करते हैं, तो जनरल पब्लिक किनसे इंस्पिरेशन लेती है? उन लोगों से इंस्पिरेशन लेती है जो पोजीशन ऑफ पावर में। अगर वही करप्शन कर रहा है, तो जनरल पब्लिक भी अपना ना वो खो देती है, अपना एक मोरल कंपास है उसको थोड़ा साइड में कर देती है। तो ये भी एक बहुत बड़ा इसमें रीजन है। फिर सोशल रीजन है। सोशल रीजन में आप क्या कह सकते हैं? जैसे कास्टिज्म है। अब कास्टिज्म से क्या होता है? मेरी कास्ट का बंदा आगे जाएगा। रिलीजन है, मेरी रिलीजन का बंदा आगे जाएगा। जैसे वैसे ने बोला था कि भाई मुस्लिमों पावर लो, या फिर हिंदुओं पावर लो, बच्चे ज्यादा पैदा कर, ये सब करप्शन ही है। तो ये सोसाइटी में जितने भी फॉल्ट लाइंस हैं, उनसे करप्शन पैदा हो रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि अपनी कम्युनिटी को लोग प्रेफरेंस देना चाहते हैं, अपनी फैमिली को लोग प्रेफरेंस देना चाह रहे हैं। फिर इसमें और भी ज्यादा मतलब करप्शन के, जैसे मैंने बोला ग्रीड कंपैरिजन, तो ये भी सोशल फॉर्म ऑफ करप्शन है। किस तरीके से? जैसे कंज्यूमरिज्म बढ़ रहा है, मेटेरियलिज्म बढ़ रहा है। मेटेरियलिज्म जब बढ़ रहा है, सामने वाले के घर में गाड़ी आ गई, तो आपके आपके पास नहीं है, तो आपको कहीं ना कहीं लगेगा यार गाड़ी चाहिए। आप चाहे आपकी इनकम नहीं है, आपकी जिंदगी बढ़िया चल रही है अदरवाइज, लेकिन फिर भी आपको गाड़ी चाहिए। ठीक है, अगर छोटी गाड़ी है तो बड़ी गाड़ी चाहिए। तो इससे फिर करप्शन कहीं ना कहीं आएगा माइंड में, क्योंकि माइंड एक बार, देखो करप्शन आपने एक्चुअल में किया वो तो है, लेकिन माइंड में तो करप्शन आ गया ना, कि भाई एनी हाउ आई नीड दिस, कि पड़ोसी का बेटा या फिर कॉलोनी में कोई जो है आईएएस बन जाता है,
तो आ गया माइंड में कि वो बना है इसलिए आपको बनना है, इसलिए नहीं बनना कि आपको जो है कुछ अच्छे चेंजेस लाने हैं। बिकॉज सोसाइटी में कोई बना है, उसकी मम्मी ने आपकी मम्मी को ताना दे दिया कि भाई मेरा बेटा तो आईएएस बन गया, तुम्हारा बेटा क्या कर रहा है, और तुम इससे चिढ़ गए, तो उस चिढ़ से आपको वो आईएएस बनना है, तो वो गलत है, हर तरीके से गलत है वो आपका डिसीजन नहीं है, वो सोशली एनफोर्स डिसीजन है, तो वो भी इज ए फॉर्म ऑफ करप्शन। आप इसको थोड़ा डीप में जाके देखो। अगर आपको अभी जेलसी आ रही है कि सामने वाला बंदा आईएएस बन गया, मैं नहीं बन पाया, तो बोलो अगर आप पोजीशन में चले जाओगे, आईएएस बन जाओगे, तो सामने वाला फिर ज्वाइंट सेक्रेटरी बनेगा तो आपको भी लगेगा, फिर पॉलिटिशियन आपको करप्शन करने को बोलेगा, आप करप्शन करोगे ज्वाइंट सेक्रेटरी बनने के लिए, है ना, या फिर पैसे कमाने के लिए। सामने वाला आदमी विदेश चला गया पूरे काफिला लेके, ठीक है, किसी भी बिजनेस डील में गवर्नमेंट की, तो आपको लगेगा कि यार वो कैसे चला गया, तो आप जो है पॉलिटिशियन से मतलब थोड़ा मिलजुल के रहोगे। तो ये बहुत ही अंदर के इमोशंस हैं, आपको इनसे अभी से समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये है। फिर इसके और क्या रीजन है, इकोनॉमिक रीजंस हैं। इकोनॉमिक रीजंस में आप क्या लोगे कि लो पे फॉर ब्यूरोक्रेसी। अब आप देखो कि एसबीआई का जो चेयरमैन है उसका आया था एक केस, उसकी सैलरी कितनी है, 40 लाख इस टाइम है साल की, मतलब सारे पक्ष वक्ष मिला मिलू के, पक्ष नहीं, तो उसकी 40 लाख है। लेकिन जो कोई भी प्राइवेट बैंक का चेयरमैन है उसकी सैलरी कितनी होती है, उसकी सैलरी 20 करोड़ के आसपास होती है, 20 करोड़, 25 करोड़, 30 करोड़। तो कितना गैप है, समझ रहे हो, 100 टाइम्स मोर है। तो जो ये बंदा बैठा है एसबीआई का चेयरमैन, तो ये करप्शन कर भी सकता है, क्योंकि यार इतना ज्यादा गैप है, तो कंपैरिजन वाली बात आ जाती है। तो ये तो इमोशन वैसे होना ही नहीं चाहिए अगर आप पब्लिक सर्वेंट हो, लेकिन फिर भी इन केस कि इंस्टीट्यूशनली कुछ भी फॉल्ट हो सकते हैं, तो उसमें भी सैलरी का एक बहुत बड़ा मैटर होता है। दूसरा इसमें क्या करोगे कि टैक्स इवेजन बहुत ज्यादा हो रहा है, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा है तो टैक्स इवेजन हो रहा है। तो टैक्स इवेजन जब हो रहा है, अगर कोई ऑफिसर पकड़ लेता है तो उसको फिर पैसे मिलते हैं, ठीक है। फिर लाइसेंस परमिट राज, ये बहुत बड़ी चीज है कि लाइसेंस दिए, इतने सारे फॉर्म भरवाते हैं, मतलब एक कोलेस्ट्रॉल है, रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल है, ठीक है, उससे होता है। फिर आप इसमें ये देख सकते हो पॉलिटिकल फंडिंग। अपनी कंट्री में 2 लाख करोड़ रुपए खर्च होता है इलेक्शन में, एवरी साइकिल। अब ये जो 2 लाख करोड़ रुपए इलेक्शन में खर्च हो रहा है, आ कहाँ से रहा है, ये कोई ना कोई फंड कर रहा है। क्योंकि यार मैंने जब तक मैं खुद बिजनेस कर रहा हूँ, फ्री में कोई चीज नहीं होती, ठीक है, मैं क्लास दे रहा हूँ, कुछ नहीं होता, मतलब कोई पैसे नहीं आते। लेकिन अगर आपने किसी को पैसे दिए हैं, वो बिजनेसमैन नहीं दे रहा, जिसके पास है वो दे रहा है, बिजनेसमैन दे रहा है, और बिजनेसमैन फ्री फंड में नहीं देता है, मुझे तो नहीं दिए किसी ने आज तक, ना कोई किसी को देता है। कोई क्यों ही देगा किसी को, जब तक उसका खुद का फायदा ना हो रहा हो, ठीक है। तो अगर 2 लाख करोड़ रुपए बिजनेसमैन से ले रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज, तो वो करप्शन कहीं ना कहीं हो रहा है। चलो कोएर्सिव करप्शन ना हो, लेकिन कोल्यूसिव करप्शन हो रहा है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस हैं। एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस में जंगल ऑफ लॉज, बहुत सारा कम हुआ है जंगल ऑफ लॉज, बट स्टिल देयर आर लॉट ऑफ लॉज। कि आपको एक अगर कंपनी खोलनी है, तो देयर आर 40 to 50 टाइप्स ऑफ लाइसेंसेज, फॉर्म्स आपको फिल करने पड़ते हैं, इतने ऑफिशियल से मीट करना पड़ता है, या फिर इतने प्लेटफॉर्म्स पे अप्लाई कहीं ना कहीं करना पड़ता है, ठीक है। अगर आप बिजनेस खोल रहे हैं, ठीक है, आपको जीएसटी लेना पड़ेगा, आपको कंपनी लगानी पड़ेगी, ठीक है। फिर आपको जो है अगर एम्प्लॉय कर रहे हैं किसी को, तो लेबर एक्ट से तुम्हें वो करना पड़ेगा सिस्टम, ठीक है। और तुम्हें रेगुलेटरी फाइलिंग करनी पड़ेगी, जो है हर 15-20 दिन में, जो है 1 महीने में फाइलिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। इसमें भी बहुत सारे पचड़े हैं कि किस तरीके से फाइल करोगे, कौन से उसमें सेक्शन में फाइल करोगे, कौन से सेक्शन में नहीं करोगे, ठीक है। फिर कहीं रेड आ गई, फिर उसकी जजमेंट चल रही है, हियरिंग चल रही है, तो ठीक है। फिर जो बिजनेस कर रहे हो, ये तो सिर्फ गवर्नमेंट की रेगुलेटरी है, फिर बिजनेस कर रहे हो उसका अलग सिस्टम है, कि जो प्राइवेट पार्टी वेंडर्स, कस्टमर्स, ठीक है, सेल्स, मार्केटिंग, ये सब पचड़ा अलग है। तो हाउ मच इट इज डिफिकल्ट टू डू अ बिजनेस इन इंडिया जस्ट बिकॉज ऑफ द जंगल ऑफ लॉस। ये एक जस्ट एग्जांपल है। चाइना में क्या होता है, चाइना में आपको कहीं नहीं जाना, एक ऑफिस होता है, वहां पे आप जाओ, फॉर्म भरो, उसका बस इतना करना होता है। उसके बाद वही सारी प्रोसेसिंग, तुम्हारा जिस भी टाइप का बिजनेस है, सारे लाइसेंसेस, रिक्वायरमेंट्स आपके पास लेके आएंगे एक पैकेट में,
और साथ में आपकी नेम प्लेट, ठीक है, ऑफिस की चाबी, जो तुम्हें ऑफिस है ना वो भी तुम्हें खुद से नहीं लेना है, दे विल प्रोवाइड द वर्क स्पेस इफ यू डोंट हैव इट, ठीक है, दे विल प्रोवाइड द इन्वेस्टमेंट। तो ये सरकार का ही काम है। अगर आपके पास कैपिटल भी नहीं है ना तो सरकार का ही काम है। लेकिन इंडिया में क्या होता है, अगर आपको कैपिटल लेनी है तो बैंक में जाना पड़ेगा, बैंक नहीं मिल रहा तो इन्वेस्टर के लिए जाना पड़ेगा। तो ये सारे काम जो खुद आप कर रहे हो ना, ये गवर्नमेंट ही कर रही है वहां पर। इट इज द ड्यूटी ऑफ गवर्नमेंट, ठीक है, आपको नहीं करने हैं सारे काम, गवर्नमेंट आपको स्पेस प्रोवाइड करेगी, गवर्नमेंट आपको जो है एचआर सर्विसेज देगी अगर आपके पास नहीं है, गवर्नमेंट आपको नेटवर्क देगी, ये अभी आपको खुद करना है सब चीज, लेकिन गवर्नमेंट देगी वहां पर। तो कितना ईजी है वहां पे बिजनेस करना। दैट इज वाई दीज कंट्रीज आर डेवलप्ड। अमेरिका में इफ यू आर अ टैक्स पेयर, then government will come to your doorstep and provide you services, whatever services you need. You just have a list of things which you want to do, you will provide to the government official, they will try to rectify all the issues that you have. Although मेहनत वहां भी है, लेकिन अगर इंडिया के हिसाब से देखा जाए तो लॉजिस्टिक्स में ही सारा टाइम चला जाता है आदमी का, काम तो क्या ही करेगा वो, काम एक अलग चीज है। तो दिस इज जंगल ऑफ लॉस, एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस है। तो इसको रेगुलेटरी कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, ठीक है। फिर रेड टेपिज्म आ गया, नहीं कर रहे जी, खर्चा पानी दे दो, चलता है कल्चर, ठीक है, चाय पानी कल्चर, चाय पानी चाहिए भैया, ठीक है। फिर इसमें ट्रांसपेरेंसी का भी इशू है, लैक ऑफ ओपननेस, कि आपको ऑफिस जाना पड़ेगा, ऑनलाइन नहीं है, ऑनलाइन है भी तो भी कुछ ना कुछ उसमें डाउट आ जाता है जो आपको रिजॉल्व करना ही पड़ेगा। फिर हमारा लीगल रीजंस हैं कि ओवर सिक्योरिटी ऑफ पब्लिक ऑफिशियल, अगर आपने किसी को पकड़ भी लिया, कितने केस लास्ट के आजादी से अब तक, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है 1986 में आया था, पहले तो वो नोटिफाई ही नहीं हुआ, आई थिंक 2017-18 में नोटिफाई हुआ था, उसके पहले तक ये बस एक्ट ही पड़ा हुआ था कागजों में, उसके बाद नोटिफाई हुआ, उसके बाद भी कितने लोग जो है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में एक्यूज पाए गए हैं, 2 से 3। अब आपको पता है कि एवरी सिविल सर्वेंट आपके घर में होंगे, ठीक है, आपके दोस्त वगैरह होंगे, एवरी सिविल सर्वेंट कहीं ना कहीं करप्शन किया है। आपको केस कैसे देखने को मिल जाएंगे कि एक कंडक्टर ने 5 रुपए बचा लिए, बस कंडक्टर ने, उसको जो है 20 साल की सजा, मतलब 20 साल तो वो कोर्ट केस लड़ रहा है, और यहाँ पे आपको दिखता है करोड़ों रुपए आगे पीछे हो रहे, कुछ नहीं हो रहा। तो इट इज ए इनजस्टिस, ओवर सिक्योरिटी है सिविल सर्वेंट की, ठीक है। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन नहीं है, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन नहीं है, एक बार तुमने कर दिया तुम्हारा कैरियर बर्बाद है, ठीक है। इट इज क्लियरली एविडेंट, क्लियरली एविडेंट। आप किसी भी सिविल सर्वेंट को देखते हो, अगर किसी पॉलिटिशियन से उसने पंगे ले लिए, चाहे वो गलत है चाहे सही है, चाहे उसने करप्शन किया है चाहे नहीं किया है, रो पीट के उसको निकाल ही देंगे सर्विस से, कहीं ना कहीं जेल में भी डाल देते हैं। तो ये सारे हमारे कॉजेज हैं। अब इसके कॉन्सिक्वेंस क्या होते हैं, देखो, एक इकोनॉमी के लिए क्यों सबसे बड़ा खतरा है करप्शन। एक तो डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेट हो जाता है, कॉज मतलब रिपरकशंस, कॉन्सिक्वेंस। डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेट, कि आदमी टैक्स नहीं देना चाहता, अगर उसे करप्शन करना ही है, अगर उसे किसी भी काम करने के लिए सरकारी अफसर को पैसा देना ही है, तो वो टैक्स नहीं देना चाहता, टैक्स एवेड करेगा। फिर इसमें ना ब्यूरोक्रेटिक हेटरेट, पॉलिटिकल हेटरेट बढ़ती है, जैसे मैंने भी वीडियोस बनाई थी कि कितना ज्यादा अनएथिकल बिहेवियर हो रहा है, तो उसमें स्टेट के प्रति जो लॉयल्टी है, लॉयल्टी सिटीजन की खत्म हो जाती है, डेमोक्रेटिक वैल्यूज खत्म हो जाती है। डेमोक्रेटिक वैल्यूज पे आदमी इतना बिलीव नहीं करता, कहने को है नेशनलिज्म, कहने को है हाँ हम अपने देश से प्यार करते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू द कोर, व्हेन यू हैव द अपॉर्चुनिटी टू मतलब रिड्यूस योर स्टेट टू योर ओन बेनिफिट, यू विल डू इट बिकॉज एवरीवन एल्स इज डूइंग इट। तो डीलेजिटिमाइजेशन ऑफ स्टेट हो गई, तो फेक नेशनलिज्म दिखा रहे हैं लोग। फिर इसके सोशल कॉजेज हैं, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस के केओस हो जाता है, कि प्रोटेस्ट चल रही है, क्यों प्रोटेस्ट चल रही है भाई, कलकत्ता रेप केस में अगर बहुत अच्छे से होता, अगर वो जो बंदा है प्रिंसिपल है वो बहुत अच्छे से ट्रीट करता, एवरीथिंग वुड बी फाइन, तो केओस नहीं होती ना। तो सीधा सीधा एग्जांपल है कि करप्शन था इसीलिए तो केओस हुआ है, वरना क्यों होता, लैक ऑफ जस्टिस।
मुंबई में जो बदलापुर है उसमें बच्चियों के साथ दुर्व्यवहार हुआ, वहां पे पुलिस ने एफआईआर ही फाइल नहीं करी। अगर एफआईआर टाइम से फाइल कर लेती तो इतना ज्यादा डिस्ट्रक्शन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, इतना ज्यादा जो प्रोटेस्ट हुए, इतना ज्यादा जो है लोगों के दिमाग में गुस्सा आया, वो क्यों होता अगर एवरीथिंग वुड हैव बीन फाइन। तो इसके रीजंस है ना। फिर इकोनॉमिक रीजन है, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, सॉरी, इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंस में क्या है कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है। अगर करप्शन नहीं है, नहीं होता इंडिया में, तो भाई कितना अच्छा होता कि कोई भी आदमी के पास आइडिया है, उस आइडिया को एग्जीक्यूट करने के लिए कितनी सुविधा होती, लेकिन नहीं कर सकता। बिजनेस ही नहीं है, आपको रेंट मतलब प्रॉपर्टी ही नहीं मिलेगी। फिर इंक्रीज कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट। एक बिजनेस खड़ा करने के लिए इंडिया में सिर्फ रेगुलेटरी फंडामेंटल्स को तुम्हें सेटिस्फाई करने के लिए लाइसेंस वगैरह जितना भी है, एक तो टाइम लगता है 4 से 5 महीने। उसके बाद आपको 10 से 20 लाख रुपए होने चाहिए जेब में, एटलीस्ट ये कम से कम है। एंड इट इंक्रीजेस डिपेंडिंग अपॉन द बिजनेस दैट यू हैव। तो अगर किसी कंपनी को जो है यूएस में करना है तो उसे सब कुछ मिलता है, चाइना में करना उसे सब कुछ मिलता है, लेकिन इंडिया में उसके पास खुद का पैसा होना चाहिए। आपने सुना होगा कि अगर धंधा करना है तो भाई जेब में 50 लाख रुपए सिक्योरिटी लेके चलो, वो जा सकते हैं। अगर आपके पास कुशन नहीं है तो आप बिजनेस नहीं कर सकते इंडिया में। और इट इज अ ट्रूथ टू अ सर्टेन एक्सटेंट, बिकॉज देयर इज नो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस। अगर ये नहीं है तो लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है, तो लैक ऑफ जॉब्स इज बिकॉज ऑफ करप्शन, इज बिकॉज ऑफ करप्शन। अगर करप्शन खत्म कर दिया, एवरीथिंग वुड बी स्ट्रीमलाइंड, तो भाई इतने सारे एंटरप्रेन्योर्स बनेंगे, इतने सारी जॉब्स आएंगी। हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्यों काम नहीं कर रहा है? बिकॉज ऑफ लाइसेंस राज। आपने कल लोहे की फैक्ट्री खोली, दुनिया भर के जो है एम्प्लॉइज आप करोगे तो आपका सीधा जो ईपीएफओ है वो आपके ऊपर रेगुलेटरी करेगा, उसके इंस्पेक्टर आएंगे आपसे चार्ज करेंगे हर चीज। ठीक है, फिर सेफ्टी हो गया, सेफ्टी हो गया, लेबर एक्ट हो गया, दुनिया भर के एक्ट हैं। देर आर 80 एक्ट्स विच यू नीड टू फॉलो इफ यू वांट टू डू मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस। उसमें एक कोड नहीं है, जैसे लेबर कोड्स आए थे हमारे, ठीक है, अब तो वो है, लेकिन पहले 80 से ज्यादा एक्ट थे जो आपको करने हैं, आपको पता भी नहीं है। अब आप जो है अपनी यूनिट खोलोगे या इन एक्ट को बैठ के पढ़ोगे, या फिर लॉयर हायर करोगे? आपके पास इतने पैसे हैं कि एक ऐसा लॉयर मिले जो सारे सारे एक्ट में एकदम परिपूर्ण है? नहीं मिलेगा आपको। ठीक है, फिर थोड़ा सा केस हो जाए फिर लड़ते रहो उसको। इसीलिए हमारी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर आगे नहीं जा रही। तो ये कितना बड़ा जो है। फिर एनवायरमेंट का लॉस है। एनवायरमेंट का कैसे लॉस है? आपको लगेगा कि एनवायरमेंट से करप्शन का क्या लेना देना। इलीगल सैंड माइनिंग, अगर ये सैंड माइनिंग जितनी भी हो रही है इलीगल, अगर उसे रेगुलेट कर दिया जाए तो ये क्या स्टेट गवर्नमेंट जो है कंगाल रहेंगी? नहीं, स्टेट गवर्नमेंट के पास पैसा रहेगा। और इस सैंड माइनिंग जो भी हो रही है उससे जो भी एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है उसको वो भरपाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका नुकसान हो रहा है, तो और भी सारी डायमेंशन में इंटरनेशनल रिलेशन दिस दैट आप इसको प्रॉपरली हैंडल कर सकते हैं। फिर बात आती है कि करप्शन के जो हमने रीजन पढ़ लिए, करप्शन के जो है कॉन्सिक्वेंस पढ़ लिए, एग्जांपल्स देख लिए, अब इस करप्शन को दूर किया कैसे जाए? करप्शन को दूर करने के लिए ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी इज द मेन थिंग विच यू नीड टू फॉलो। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी क्या होती है? ट्रांसपेरेंसी होती है कि सब कुछ अगर पब्लिक व्यू में हो, पब्लिक व्यू में हो हर चीज, पब्लिक के नजरों के सामने हो, तो कोई ना कोई तो ऐसा आदमी आएगा जो गलत को पकड़ लेगा। तो उस डर से ही करप्शन नहीं होता है। तो दैट इज वाई ट्रांसपेरेंसी रेफर्स टू ओपननेस, क्लैरिटी एंड एक्सेसिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट प्रोसेसेस, डिसीजंस, डेटा टू द पब्लिक। अब सब चीज पब्लिक डोमेन में है ना, तो आदमी को हमेशा डर रहेगा जो भी करप्शन कर रहा है कि यार पब्लिक पकड़ ना ले। जो सीक्रेसी है, सीक्रेसी इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ करप्शन। अब सीक्रेसी कहते हैं कि पब्लिक सर्विस में सीक्रेसी होती है, एक वैल्यू है, ये दी थी वेबर ने, वेबर ने दी थी। लेकिन जब भी हमारी नई न्यू पब्लिक मैनेजमेंट की बात आती है, या फिर पब्लिक चॉइस अप्रोच की बात आती है, या फिर गुड गवर्नेंस की बात आती है, वहां पे ट्रांसपेरेंसी को एज ए गवर्नमेंट पैरामीटर माना गया है। ठीक है, और ये दोनों में पब्लिक प्राइवेट में होनी चाहिए। फिर अकाउंटेबिलिटी, व्हाट इज अकाउंटेबिलिटी? चलो ट्रांसपेरेंसी भी है, मान लो पब्लिक को पता है कि गलत हुआ है, लेकिन पब्लिक कर क्या लेगी? सिटीजन चार्टर में
अगर पब्लिक को पता लग गया कि यहाँ पे घूस ली गई है, यहाँ पे जो है ढंग से काम नहीं किया गया, यहाँ पे पैसे खाए गए हैं, तो क्या कर लोगे? उसके लिए पब्लिक के पास पावर होनी चाहिए ना कि उसको जो है कोर्ट में लेके जाए या फिर कहीं कंप्लेंट करे। ठीक है, तो इसमें यही चीज हो गई कि ऑब्लिगेशन ऑफ पब्लिक ऑफिशियल टू बी आंसरेबल फॉर देयर एक्शंस, आंसरेबल एंड एनफोर्समेंट ऑफ punishment for moral degradation, टर्पिट्यूड, मोरल टर्पिट्यूड। कि मोरल टर्पिट्यूड कहीं भी हो रहा है तो उसके लिए एनफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट होनी चाहिए, उसको बोलते हैं अकाउंटेबिलिटी। पहले तो ऑब्लिगेशन होनी चाहिए, आंसरेबिलिटी होनी चाहिए, और फिर एनफोर्समेंट ऑफ पनिशमेंट होना चाहिए। तो ये दो चीज अगर हमारे पास है कि एक तो सब चीज पब्लिक को दिखा दी, पब्लिक को दिखा दी, अगर मान लो पब्लिक में जैसे मैंने कुछ गलत पकड़ लिया, तो मैं किसी भी इंस्टीट्यूशन के पास जाके या फिर किसी बॉडी के पास जाके उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकूं और उस पर एक्शन हो जाए, तो ये दोनों चीज अगर हैं तो करप्शन नहीं होगा। समझ में आई बात? तो अब किस तरीके से हमारी ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी एनफोर्स होगी, किस तरीके से एनफोर्स होगी, तो उसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए तुम्हारे पास, एक सेकंड बोल, कि भाई ये अकाउंटेबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी हम किस तरीके से लिखें, तो बहुत सारे इसमें वो होते हैं कि अकाउंटेबिलिटी, एक तो लीगल अकाउंटेबिलिटी होती है, दूसरी कौन सी अकाउंट की लॉज तुमने करे हैं, फिर जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी होती है कि तुम जो है एफआईआर कर सकते हो, कोर्ट में जा सकते हो, इसमें रिट्स वगैरह आ जाती है हमारी सारी, ठीक है, इंजंक्शंस आ जाती हैं। फिर हमारी इसके बाद हो जाती है एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी, मतलब अगर किसी जेई ने करप्शन कर दिया तो आप उसकी कंप्लेंट एई को करते हो, एई ने करप्शन कर दिया तो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को करते हो, उसने करप्शन कर दिया तो आप डीएम को कंप्लेंट करते हो, राइट? तो ये होगी एडमिनिस्ट्रेटिव अकाउंटेबिलिटी की इंस्टीट्यूशन के अंदर ही आप कंप्लेंट कर रहे हो सीनियर ऑफिशियल को, ठीक है। फिर एक हमारी सोशल अकाउंटेबिलिटी आ जाती है, इसकी बात लोग नहीं करते हैं, आंसर में इसको नहीं लिखते हैं। व्हाट इज सोशल अकाउंटेबिलिटी? कि जैसे मेरे को कुछ गलत लगा, मैंने यूट्यूब पे वीडियो बना दी, दैट इज कॉल्ड सोशल अकाउंटेबिलिटी। इसमें क्या आ गया, इसमें रोल ऑफ सोशल मीडिया आ गया, इसमें रोल ऑफ जर्नलिस्ट आ गया, मतलब पॉपुलर मीडिया, इसमें रोल ऑफ एक्टिविस्ट्स आ गया, ठीक है, कि एक्टिविज्म हो रहा है, प्रोटेस्ट हो रही है। तो दीज आर व्हाट, दीज आर मोड ऑफ सोशल अकाउंटेबिलिटी। ये तो सबको पता है कि भाई लॉज है, नहीं किया तो जाओगे, जुडिशियल है, फिर एडमिनिस्ट्रेटिव है, तो इस तरीके से आप इसको मतलब एक्सप्लेन करोगे। तो अगर हमारे पास लॉज हैं तो वो कौन कौन से लॉज हैं? एक तो हमारे पास प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट है, और कौन सा लॉ है? पीएमएलए है, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। और कौन सा लॉज है हमारे पास? बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट है, बेनामी प्रॉपर्टी वाला एक्ट है। और कौन सा एक्ट है हमारे पास? सीवीसी है, विजिलेंस कमीशन, ठीक है। फिर हमारे पास कैग है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, ये तो एक्ट है, कॉन्स्टिट्यूशन भी है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी करप्शन करना गलत है। आरटीआई हमारा कहाँ से आ रहा है? कॉन्स्टिट्यूशन से आ रहा है, आर्टिकल 19 से, ठीक है, आरटीआई है हमारे पास। तो ये सारे हमारे पास एक्ट हैं। फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स कौन कौन से हैं? जैसे सीपी ग्राम्स आप लिख दिया, ठीक है, तो ये पोर्टल है जिसमें आप कंप्लेंट कर सकते हो, ठीक है। फिर हमारे पास एडमिनिस्ट्रेटिव में कौन कौन से आ गए? सीबीआई आ गया, सीबीआई में आप कंप्लेंट कर सकते हो एनोनिमस। सीवीसी आ गया, सीवीसी में आप कंप्लेंट कर सकते हो एनोनिमस, ठीक है। लोकपाल आ गया, लोकपाल में आप कंप्लेंट कर सकते हो एनोनिमस, ठीक है। तो दीज आर द एक्ट्स विच यू कैन यूटिलाइज। विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन एक्ट है, वो अभी प्रॉपरली काम नहीं कर रहा है, लेकिन इसमें भी आप कर सकते हो। आरटीआई में आप कंप्लेंट फाइल कर, मतलब वो जो है उसकी इंफॉर्मेशन निकलवा सकते हो। तो दीज आर द व्हाट एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म्स। जुडिशियल मैकेनिज्म्स में क्या? रिट्स हैं, रिट्स आप फाइल कर सकते हो, पीआईएल आप फाइल कर सकते हो। रिट्स में आपको पता है कि मैंडेमस है, को वारंटो है, कि व्हाट इज द अथॉरिटी। अगर किसी ने घूस मांग ली, देन यू कैन गो टू कोर्ट फॉर को वारंटो, कि भाई व्हाट इज योर अथॉरिटी टू टेक द मनी फ्रॉम मी फॉर द सर्विसेज
which is supposed to be provided for free, which is supposed to be provided for free, how can you take money from me? तो आप डायरेक्ट कोर्ट में भी जा सकते हो उसके अगेंस्ट, ठीक है। और फिर एंटी करप्शन ब्यूरो वगैरह होते हैं तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म में आ सकते हैं। तो ये सारे मैकेनिज्म्स यू कैन यूज फॉर ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी। अब ये सारे जो मैकेनिज्म्स हैं इनको बहुत अच्छे से करना, इनको बहुत अच्छे से यूटिलाइज करना ही जरूरी है करप्शन को रिमूव करने के लिए। अगर ये बहुत अच्छे से होंगे ना तो करप्शन ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। फिर इसमें ई गवर्नेंस वगैरह भी आप ले सकते हो, ई गवर्नेंस हम यूज कर सकते हैं, उससे भी काफी ज्यादा रोल ऑफ आईसीटी, इससे हमारी ट्रांसपेरेंसी बहुत आती है, अकाउंटेबिलिटी बढ़ती है, ठीक है। फिर और सारे मैकेनिज्म्स हैं कि जैसे इसका एक एग्जांपल ले सकते हो कि मनीष मुदगल जो थे कर्नाटक में, ये आईएएस ऑफिसर थे। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो फार्म लोन वेवर्स होते हैं ना उसके लिए एक आईटी का सॉफ्टवेयर टाइप बनाया, पोर्टल बनाया, ठीक है। अब उससे जितने भी फार्म लोन वेवर्स होते हैं वो सीधे किसानों के खाते में जाते हैं और उसमें प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी है। उसके पहले क्या होता था, फार्म लोन वेवर होते थे तो फार्मर के पास ना पैसा जाके बीच में कहीं ना कहीं गायब हो जाता था। तो इन्होंने इस तरीके का पोर्टल बनाया, इसका आप एग्जाम्पल दे सकते हो। और भी कई सारे एग्जाम्पल्स है, प्रगति प्लेटफॉर्म है, दिस दैट। फिर इंटीग्रिटी पैक्ट्स, इंटीग्रिटी पैक्ट्स का आप यूज कर सकते हो, ठीक है, कि डील हो जाती है एक कंपनी में और आईटी डिपार्टमेंट में कि मेरा लगभग इतना बिजनेस है और ये हम इस तरीके से काम करेंगे, तो इंटीग्रिटी पैक्ट हो जाता है कि डिपार्टमेंट ऑलरेडी नोज व्हाट इज गोइंग ऑन, तो विच हंटिंग खत्म हो जाती है और उनके टैक्स एश्योरेंस भी हो जाती है कि हाँ इतना टैक्स मिलने वाला है हमें इस डील से, ठीक है। मतलब कोई डील हो रही है किसी दो कंपनी में तो टैक्स डिपार्टमेंट बाद में उसे करेगा, उसके पहले ही वो टैक्स डिपार्टमेंट को बता देते हैं कि भाई हमारी ये डील होने वाली है, इसमें तुम्हारा लगभग इतना टैक्स बनेगा, तो टैक्स डिपार्टमेंट भी खुश हो जाता है कि हाँ चलो इतनी रेवेन्यू होने वाली है, और इन कंपनी को भी खतरा खत्म हो जाता है कि भाई बाद में टैक्स डिपार्टमेंट जो है विच हंटिंग नहीं करेगा, सारा प्रोसेस ट्रांसपेरेंसी से होगा। फिर डिस्क्रेशन खत्म करना है। डिस्क्रेशन कैसे खत्म करोगे आप, कि एक श्रम सुविधा पोर्टल है, श्रम सुविधा पोर्टल। अब इसमें आपको कुछ नहीं करना, इसमें जो भी लेबर काम कर रही है आपके इंस्टीट्यूशन में उसको रजिस्टर कराना है और वो सारा तुम्हारी डिटेल बता देगा कि किस किस तरीके से तुम्हें फाइलिंग्स करनी है। तो इससे क्या है कि टैक्स वो जो लाइसेंस राज टेररिज्म है वो खत्म हो गया, ठीक है। एक जैम पोर्टल है, जैम पोर्टल में क्या है कि जितनी भी पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो रही है वो इस पोर्टल के थ्रू होती है। सेल्फ सर्टिफिकेशन हमारा आया था, सेल्फ सर्टिफिकेशन, इसमें क्या है कि पहले गजेटेड ऑफिसर से साइन कराने थे सर्टिफिकेशन के लिए, अब खुद से करना है। तो इन सब चीजों से, छोटे छोटे इनिशिएटिव से करप्शन खत्म होता है। फिर क्या लेके आना है, सोशल ऑडिट लेके आना है, सिटीजन चार्टर लेके आना है, ये बताऊंगा मैं क्या होते हैं ये। और फिर आरटीआई एक्ट का प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन। सो दीज आर रिक्वायर्ड टू रिड्यूस करप्शन, ठीक है। फिर करप्शन रिस्क मैनेजमेंट होती है एक चीज, करप्शन रिस्क मैनेजमेंट। करप्शन रिस्क मैनेजमेंट किसके लिए होती है, पॉलिसी मेकर्स के लिए, कि एक पोस्ट है जहां पे काफी करप्शन होने के चांसेस हैं, जैसे कि आरटीओ हो गया, ठीक है, यहाँ पे करप्शन बहुत होता है, तो यहाँ पे पोस्ट ऑनेस्ट ऑफिशियल्स, जो ऑफिशियल्स हैं उनकी भी एक पैरामीटर हो जाता है कि कौन ऑनेस्ट है कौन नहीं है। एक चीफ मिनिस्टर को सब पता रहता है कौन सा ऑफिसर ऑनेस्ट है कौन सा नहीं है, बिकॉज दे यूटिलाइज ऑल काइंड ऑफ ऑफिशियल्स। अगर आप ऑनेस्ट हैं तो आपके लिए अलग काम रहेगा, आप डिसऑनेस्ट हैं तो आपके लिए ऐसा काम रहेगा जो जहां पे करप्शन केस ना हो। अगर अच्छा चीफ सीएम है तो वो करेगा। तो जहां भी करप्शन के चांसेस ज्यादा है वहां ऑनेस्ट ऑफिशियल को पोस्ट कर दो, ऑटोमेटिक करप्शन खत्म हो जाएगा, ठीक है। पोस्टिंग करप्ट ऑफिशियल टू ड्राई पोस्ट, ये अंदर चलता है गवर्नमेंट के, तो ये आप लिखोगे तो काफी अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा आपके आंसर में। पोस्टिंग करप्ट ऑफिशियल्स या जिनके पास एलिगेशन या जिनकी एसीआर खराब है इन ड्राई पोस्ट्स। ड्राई पोस्ट में ये होता है बस काम होता है, वहां करप्शन की मलाईदार पोजीशन नहीं होती वो, ठीक है। फिर इसमें कैसे पता करोगे कि कोई ऑफिशियल है ऑनेस्ट है या फिर करप्ट है, फिर एक रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ ऑफिशियल होती है, रिस्क प्रोफाइलिंग ऑफ ऑफिशियल्स, ठीक है। इसको आप करोगे, रिस्क प्रोफाइलिंग मतलब कि हर ऑफिसर की ये होता है कि कितना रिस्की है, कि करप्शन करेगा कितना, उसका मतलब प्रोपेंसिटी है करप्शन करने की या कम करने की है।
तो जिसकी कम करने की है उसको तुम मतलब मलाईदार पोजीशन दोगे ताकि वो करप्शन ना करे, और जिसकी है उसे ड्राई पोजीशन दोगे। ठीक है, फिर पॉलिटिकल सिस्टम को हमें अच्छा करना है, पॉलिटिकल सिस्टम को अच्छा करना है जिसमें फंडिंग नहीं हो कि ऑन मतलब जो पॉलिटिकल फंडिंग है वो ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट पॉलिटिकल फंडिंग हो गई। ठीक है, शोइंग नंबर ऑफ डोनर्स एंड हाउ मच ईच डोनर हैज गिवन मनी टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, एंटी डिफेक्शन लॉ को स्ट्रॉन्ग करना है। ठीक है, ताकि इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी करनी है। इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी करोगे तो ऑनेस्ट लोग जो है पॉलिटिक्स में जाएंगे। क्रिमिनलाइजेशन खत्म करना, फास्ट ट्रैक कोर्ट लगाने के जो भी क्रिमिनल हैं एमपीज, तो उनको जो है पार्लियामेंट से बाहर करना है। तो ये सारी चीजें जरूरी हैं। अब गवर्नमेंट इसके लिए जैसे कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स लगा रखा है सिविल सर्वेंट के लिए, थोड़ा उस पर बात कर लेते हैं क्योंकि इस पे भी डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है। अब बात आती है व्हाट इज कोड ऑफ कंडक्ट एंड व्हाट इज कोड ऑफ एथिक्स, दोनों में अंतर क्या है। देखो, कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है ना, कोड ऑफ कंडक्ट एक लॉ है, रूल्स हैं, कोड ऑफ कंडक्ट रूल्स 1964 फॉर सिविल सर्विसेज। इसको सिंपल लिख सकते हो कि सिविल सर्विस कंडक्ट रूल, सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स 1964। अब इसमें ऐसा क्या है, इसमें यह है कि अगर आपने सिविल सर्विस ज्वाइन करी है तो आपको इन रूल्स के अंदर काम करना है, इन रूल्स के आपको बाहर नहीं जाना है। ये कंसेप्ट है। अब ये कंसेप्ट आया कहां से है, देखो कोड ऑफ कंडक्ट की अगर सिंपल डेफिनेशन देनी हो ना तो कोड ऑफ कंडक्ट आर सेट ऑफ रूल्स आउटलाइनिंग द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल, आउटलाइनिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल इन डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन, इन ऑर्गेनाइजेशन। सिंपल है। ठीक है, अगर इन रूल्स को फॉलो नहीं किया तो देयर विल बी पनिशमेंट प्रोविजंस, पनिशमेंट होगी फिर अगर रूल को फॉलो नहीं किया। तो सिंपल है कोड ऑफ कंडक्ट। अब ये आया कहां से है, देखो इसका इवोल्यूशन ना काफी पहले से हुआ है क्योंकि करप्शन तो शुरू से है। तो एक कोड हुआ करता था हमूराबी कोड, ये हमूराबी कोड बनाया था बेबीलोनियन किंग ने, वहां से इसकी शुरुआत बताई जाती है। ठीक है, तो ये बनाया गया था कि जो स्ट्रांग हैं, जिनके पास पावर है, वो वीक को ऑपरेस ना करें, देयर वुड बी नो ऑपरेशन ऑफ वीक, और गवर्नमेंट को स्टेबल रखने के लिए बनाया गया था। फिर इसके बाद एथेंस ग्रीस में एथेनियन कोड आया, एथेनियन कोड। इसमें भी ये बोला गया था कि करप्शन नहीं होगा, कि एवरी पर्सन हैज टू फॉलो सिविक ड्यूटी। ठीक है, नेवर ब्रिंग डिस्ग्रेस टू सिटी। ठीक है, टू सिटी, तो ये लिटरिंग वगैरह को प्रोहिबिट करते थे। तो यहां से इसकी शुरुआत हुई। ठीक है, फिर मॉडर्न कोड्स में आजकल के जमाने में कहां से आया मॉडर्न कोड्स, पहले तो नर्स कोड आया कि जो डॉक्टर्स हुआ करते थे, उनकी नर्स हुआ करती थी, वो किस तरीके से बिहेव करेंगी, तो वहां से धीरे धीरे आया। फिर यूएस कोड ऑफ अकाउंटेंट्स आया, अकाउंटेंट्स किस तरीके से फॉलो करेंगे। फिर ये सिविल सर्विसेज के लिए बाद में आया कि चलो ये तो प्रोफेशनल कोड्स हो गए, इसके बाद सिविल सर्वेंट्स किस तरीके से बिहेव करेंगे उसका कोड आया। ठीक है, फिर ये हमारे सिविल सर्विस कंडक्ट रूल्स हमारे आए। अब इन कंडक्ट रूल्स में है क्या ऐसा, ठीक है, कंडक्ट रूल्स में ऐसा क्या है। देखो जितने भी हमने जो नोलन कमेटी के प्रिंसिपल्स पढ़े थे, 7 प्रिंसिपल्स, वो तो सारे हैं ही हैं इसमें। क्या पढ़े थे, सोएलो, ठीक है, सेल्फनेसनेस, ऑब्जेक्टिविटी, ऑनेस्टी, अकाउंटेबिलिटी, इंटीग्रिटी, लीडरशिप, ओपननेस। फिर यूजिंग ऑफ बेस्ट जजमेंट, ठीक है, कि जजमेंट का हमें बहुत अच्छे से यूज करना है। इंटीग्रिटी, डिवोशन टू ड्यूटी, इन्फ्लुएंस पेडलिंग नहीं करना है, नो इन्फ्लुएंस पेडलिंग, मतलब
आपको जुगाड़ नहीं बिठानी है, किसी से पैसा नहीं लेना है। फिर इसमें यह है कि पैसा अगर किसी से लोगे कि गिफ्ट रिसीव करे हैं तुमने, अगर 5,000 से ऊपर गिफ्ट रिसीव किया है तो गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टी डिक्लेयर करनी पड़ेगी, सारी चीजें डिक्लेयर करनी पड़ेंगी। ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, नो कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट। अगर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है देन यू शुड टेल द सीनियर ऑफिशियल गवर्नमेंट कि जब मैं बैंक में था तो अगर मेरे को किसी रिलेटिव को लोन देना है तो मेरे को ऊपर से परमिशन लेनी पड़ती थी। ठीक है, मतलब सीनियर कोई है डीजीएम वगैरह से परमिशन लेनी पड़ती थी रिटर्न में कि दिस इज माय रिलेटिव एंड माय ब्रांच इज गिविंग लोन टू हिम, तो काइंडली प्रोवाइड मी परमिशन, तो वो पूरा चेक करके परमिशन। तो ये इस तरीके से कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट जब भी होगा आपको बताना पड़ेगा, जिससे जज जो है वो रिक्यूज कर लेते हैं देमसेल्व्स। ठीक है, फाइनेंशियल प्रोप्राइटरी होनी चाहिए, मतलब जितनी चादर है उतने पैर फैलाओ। लेविश लाइफ स्टाइल अपनी सैलरी से बढ़ के नहीं होना चाहिए। फिर पॉलिटिकल न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, न्यूट्रलिटी होनी चाहिए, इम्पार्शियलिटी होनी चाहिए। सो दीज आर द कोड ऑफ कंडक्ट कि अगर ये नहीं है, अगर आपने कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट दे दी जो किसी पॉलिटिकल पार्टी को, तो भी वो गलत है। आपने देखा होगा कई सिविल सर्वेंट दे देते हैं, बट दैट इज रॉन्ग, नहीं कर सकते। आपने देखा होगा कि कोई भी सिविल सर्वेंट है वो उस पार्टी के पक्ष में नहीं बोलता है जो कि पावर में नहीं है, समझ रहे हो? तो जो पावर में पार्टी है उसी के पक्ष में बोलते हैं वो, ताकि उनके खिलाफ कोई एक्शन ना हो। अपोजिशन पार्टी के पक्ष में अगर कोई है भी तो वो बोलता नहीं है, क्योंकि एक्शन हो जाएगा उसके खिलाफ। लेकिन कभी ना कभी तो दूसरी पार्टी आएगी, तो आपको पॉलिटिकली न्यूट्रल रहना है, हमेशा रहना है। ठीक है, फिर ऑब्जर्विंग सोशल लॉज एंड नेचुरल कस्टम्स। नेचुरल कस्टम्स, ठीक है, आप ऑफिसर हैं और आप अगर टेंपल में जा रहे हैं, ठीक है, तो आप लेदर के जूते पहन के, अगर वहां अलाउड नहीं है तो नहीं जा सकते, धोती पहन के जाना है। अब आप ये नहीं कह सकते कि भाई मेरी जो यूनिफॉर्म है, ड्रेस है, वो इस तरीके की है। भाई फौजी भी है, उसके लेदर के जूते होते हैं, तो वो भी जूते उतार के जाता है ना टेंपल में। इसका क्या मतलब है कि नेचुरल कस्टम्स को आपको फॉलो करना है भाई। यू कैन नॉट एजिटेट द पब्लिक, यू कैन नॉट गो अगेंस्ट द सोशल वैल्यूज एंड नॉर्म्स ऑफ द सोसाइटी। फिर यहाँ पे आती है एडल्ट्री नहीं करनी है, नो एडल्ट्री। ठीक है, एडल्ट्री नहीं कर सकते, मतलब तुम्हारी एक ही वाइफ होगी, जब तक उस वाइफ को प्रॉपर डिवोर्स नहीं होगा, जब तक दूसरे के साथ संबंध नहीं बना सकते। आपने देखा होगा कई आईपीएस आईएएस अफसर जो हैं वो डिसमिस हो चुके हैं सर्विस से, जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, बिकॉज दे आर नॉट फॉलोइंग फिडेलिटी। फिडेलिटी इज ए वर्च्यू जो उनको फॉलो करनी है। ठीक है, फिर ये है कि नो क्रिटिसिज्म ऑफ करंट गवर्नमेंट और पॉलिसीज, कि कॉन्स्टिट्यूशन को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते, गवर्नमेंट की पॉलिसीज को क्रिटिसाइज जो कि पार्लियामेंट से हुई है नहीं कर सकते। अगर गवर्नमेंट ने सीए बनाया है और आप ऑफिसर हो तो नहीं कर सकते पॉलिसीज को क्रिटिसाइज। हाँ, कहीं गलत है तो ऑब्वियसली यू कैन डू समथिंग, लेकिन पॉलिसीज को क्रिटिसाइज नहीं कर सकते। जैसे स्मिता सबरवाल है, इसने अभी क्या बोला कि पीडब्ल्यूडी नहीं बनने चाहिए सिविल सर्वेंट, तो ये गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट की पॉलिसी के अगेंस्ट है, उसके खिलाफ कंप्लेंट भी हुई है। अब देखो क्या एक्शन होता है। ठीक है, फिर लॉयल्टी मेंटेन करनी पड़ेगी, हायरार्की मेंटेन करनी पड़ेगी, यू कैन नॉट से नो टू ऑर्डर। अगर किसी ने आदेश दे दिया पॉलिटिशियन ने तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, अनलेस इट इज वायलेटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट नहीं किया है तो वो करना पड़ेगा। अब बात आती है कोड ऑफ कंडक्ट की, तो कोड ऑफ कंडक्ट में दिक्कत क्या है? वाई कोड ऑफ एथिक्स इज रिक्वायर्ड, वाई कोड ऑफ एथिक्स इज रिक्वायर्ड। अगर इस तरह का क्वेश्चन आए कि वी हैव कोड ऑफ कंडक्ट बट इट इज नॉट शोन प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन, सो वी नीड कोड ऑफ एथिक्स, तो आप क्या करोगे? कोड ऑफ कंडक्ट में कमी क्या है? तो इसमें बोलोगे कोड ऑफ कंडक्ट इज टू वेग, टू ओल्ड, पुराना हो गया भाई। 5,000 रुपए का गिफ्ट नहीं ले सकते आज की डेट में, तो लोग जो है अच्छे अच्छे गिफ्ट देते हैं ना, तो उसमें थोड़े चेंजेस करने चाहिए, एक मतलब रेगुलेटरी मैकेनिज्म पूरा होना चाहिए। एंड इट इज बेस्ड ऑन डोंट डू दिस डोंट डू दैट, नेगेटिव कैरेक्टर है, इट इज नेगेटिव कैरेक्टर। ये नहीं बताता है आपको क्या करना चाहिए, अगर आपने ये किया तो आपको पनिशमेंट हो जाएगी, ये तो बताता है, लेकिन आपको एक्चुअल में कैसा बिहेव करना चाहिए वो नहीं बताता है। बट इट इज नॉट ब्रॉडर, इट इज वेरी नैरो।
इट इज नैरो, इट इज टू स्ट्रिक्ट, और इट इज मतलब देयर इज नो लाइक फॉर्मल पनिशमेंट मैकेनिज्म। भाई उसका कोई अगर वायलेट भी हो गया तो देयर इज नो रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स, रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स नहीं है। और कितनी पनिशमेंट हुई है, लैक ऑफ एनफोर्समेंट, एनफोर्समेंट ही नहीं है उसका। ये जो करते हैं ना ये ऑफिशियल मतलब उसके लिए है, मतलब ऑफिशियल रिकॉर्ड्स के लिए है, लेकिन वो वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को, वॉइस ऑफ कॉन्शियंस को इंप्रूव नहीं करते हैं वो। ठीक है, अब इस तरीके से है कि भाई टीवी फ्रिज नहीं ले सकते, आपने टीवी ले ली तो बताना पड़ेगा, फ्रिज ले ली तो बताना पड़ेगा। भाई ये कितने पुरानी चीज है, ये ऐसी चीजें भी आपको रिपोर्ट करनी पड़ेंगी कि आपने कितनी टीवी ली, कितने एसी लगाए अपने घर में। तो ये कितनी पुरानी चीज है, ये आज की डेट में तो हर कोई लगाता है। अब ये भी आप रिपोर्ट करोगे क्या? सो इट क्रिएट्स वेरी लाइक फसाड लाइक ऑफ सिस्टम। तो इसलिए कोड ऑफ एथिक्स की रिक्वायरमेंट बताई गई है। ठीक है, अब कोड ऑफ कंडक्ट और कोड ऑफ एथिक्स में अगर आपको डिफरेंशिएट करने को आ गया तो आप किस तरीके से करोगे? देखो, कोड ऑफ कंडक्ट कोड ऑफ एथिक्स अगर आ गया तो किस तरीके से करना है। जो कोड ऑफ कंडक्ट है हमारे प्रिसाइज है, मतलब कि इतनी टीवी नहीं ले सकते, लेकिन कोड ऑफ एथिक्स क्या है, हमारे ब्रॉड गाइडिंग प्रिंसिपल्स हैं। दे टेल यू व्हाट नॉट टू डू, दे टेल यू व्हाट टू डू, आपको किस तरीके से बिहेव करना चाहिए। दे आर फॉर्मल कंडक्ट, ठीक है, ऑफिशियल है ये। दे ऑल्सो टेल यू हाउ टू बिहेव इन प्राइवेट लाइफ, ठीक है, ये आपके इनफॉर्मल भी हो सकते हैं। दे डोंट टेल यू हाउ टू मैनेज पर्सनल एंड प्रोफेशनल रिलेशन, दे टेल यू हाउ टू बिहेव, हाउ टू मैनेज प्रोफेशनल एंड पर्सनल बिहेव, प्रोफेशनल प्लस पर्सनल। दीज आर मैंडेटरी, मैंडेटरी में मतलब अगर नहीं करोगे तो पनिशमेंट हो जाएगी। दीज आर एक्सपेक्टेड, ठीक है। इसमें जो अकाउंटेबिलिटी है, अकाउंटेबिलिटी टू सीनियर है या फिर अकाउंटेबिलिटी टू ऑर्गेनाइजेशन है। यहाँ पे क्या हो रही है, अकाउंटेबिलिटी टू कॉन्शियंस हो रही है। कॉन्शियंस अकाउंटेबिलिटी मतलब गिल्ट आपको आनी चाहिए अगर आप ये फॉलो नहीं करोगे, ठीक है। तो ये इसमें सिस्टम है। अब जब कोड ऑफ एथिक्स आपको बोला जाए कि कोड ऑफ एथिक्स में क्या क्या होना चाहिए, देखो कोड ऑफ कंडक्ट में जितनी सारी चीजें हैं वो तो होनी ही चाहिए, ठीक है। इसके बाद और भी सारी चीज होनी चाहिए, जैसे कि जॉन रोर ने बोला था कि कॉन्स्टिट्यूशनल ड्यूटी होनी चाहिए हमारी। अब कॉन्स्टिट्यूशन के जितने भी आइडियल्स हैं वो सारे होने चाहिए, ठीक है। दीज आर जनरलिस्टिक वैल्यूज, ठीक है। जैसे संथानम कमेटी थी हमारी, उसने बोला था कोड ऑफ एथिक्स आना चाहिए। इसको बहुत कोट किया जाता है करप्शन के मामलों में। 1964 में आई थी, इन्होंने बोला था कोड ऑफ एथिक्स होना चाहिए। कोड ऑफ एथिक्स होगा तो क्या होगा, सबसे पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनल आइडियल्स होने चाहिए। दूसरा, ऑब्जेक्टिविटी नोडल कमेटी की जितनी भी हैं वो सारी होनी चाहिए। फिर एफिशिएंसी होनी चाहिए, इकोनॉमी होनी चाहिए, प्रोफेशनलिज्म होना चाहिए, ठीक है। वीकर सेक्शन के प्रति कंपैशन होना चाहिए। तो जितनी भी हमने वैल्यूज पढ़ी थी प्रीवियस उसमें, वो सारी चीज होनी चाहिए, ठीक है। हेल्थ, फाइनेंस, फिडेलिटी होना चाहिए, ठीक है। ह्यूमिलिटी होनी चाहिए, ठीक है। एनोनिमिटी होनी चाहिए। तो ये सारे हमारे कोड ऑफ एथिक्स में आ जाते हैं। न्यूट्रलिटी, एम्पैथी, जेनरोसिटी, पार्टिसिपेशन, बॉटम अप अप्रोच, ठीक है, ऑब्जेक्टिविटी, ऑल दीज थिंग्स शुड बी देयर इन कोड ऑफ एथिक्स। तो आपको बस यही लिखना है इसमें कोड ऑफ एथिक्स में। तो बेसिकली जब भी कोड ऑफ एथिक्स का क्वेश्चन आएगा तो आपसे ये नहीं बोला जाएगा कोड ऑफ एथिक्स में एक्चुअली क्या होना चाहिए, वो बोलेगा कि कोड ऑफ एथिक्स चाहिए क्यों। उसके लिए आप जो है कोड ऑफ कंडक्ट को क्रिटिसाइज करोगे, then you will tell what should be there in code of ethics and what is the utility of code of ethics, because it creates moral conduct and accountability to your own conscience। फिर बात आ जाती है आरटीआई की, ठीक है। अब जब भी आरटीआई का क्वेश्चन आए तो उसमें आपको ये देखना है कि वही आरटीआई इज रिक्वायर्ड करप्शन खत्म करने के लिए। अब करप्शन में हमने जो भी रीजन वगैरह बताए थे वो आप कोट कर सकते हो, ठीक है।
ट्रांसपेरेंसी चाहिए ही क्यों हमें इन द फर्स्ट इंस्टेंस, तो वो आपको पता लग गया उससे। ठीक है, अब आरटीआई में 3-4 चीज होती हैं कि आरटीआई है क्या, व्हाट इज इट। दूसरा क्या है, आरटीआई से क्या बेनिफिट्स हैं। तीसरा क्या है, आरटीआई में क्या नुकसान है, इश्यूज। और चौथा क्या है, आरटीआई के नुकसान के बाद सॉल्यूशंस। ठीक है, अब आरटीआई में इंट्रो कैसे लिखोगे कि आरटीआई इज अ पाथ ब्रेकिंग एक्ट इन 2005 which makes it obligated for public office to showcase information if it is asked। ठीक है, अब इसके कुछ रूल्स हैं, रूल्स देख लोगे कि 30 दिन में आनी चाहिए, 10 रुपए फीस है। ठीक है, फिर जो है अगर पर्सनल उसमें वो है कि लाइफ डेथ का सवाल है तो आपके पास कम टाइम में आनी चाहिए। ठीक है, फिर इसकी जो है अपीलेट मैकेनिज्म है, अपील कर सकते हो अगर रिजेक्ट हो गई तो, है ना। फिर इसमें प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट है कि अगर टाइमली अप्लाई नहीं किया तो पनिशमेंट मिलेगी। सो दीज थिंग्स यू कैन राइट। ठीक है, और इसमें करप्शन की जो डेफिनेशन है कि पावर प्लस डिस्क्रेशन माइनस अकाउंटेबिलिटी इक्वल टू करप्शन माइनस ट्रांसपेरेंसी। तो ट्रांसपेरेंसी को आप कह सकते हो कि ट्रांसपेरेंसी के लिए आरटीआई आया है। एक डायग्राम सा बना के इसको शो कर सकते हो। अब बात आती है कि आरटीआई ने बेनिफिट्स क्या हैं। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। एक तो ट्रांसपेरेंसी बेनिफिट्स है, फिर एक पीपल पार्टिसिपेशन बेनिफिट है। ठीक है, फिर एक एनफोर्समेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी है। ठीक है, फिर इसमें एक वो आ जाती है कि इट बिल्ड्स फियर, इट बिल्ड्स फियर इन द माइंड ऑफ करप्ट ऑफिशियल्स। ठीक है, इस तरीके को लिख सकते हो। फिर इसको डेमोक्रेटिक लिख सकते हो कि बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करता है ये। ठीक है, बॉटम अप अप्रोच लेके आता है। तो ये सारी चीजें, एंड इट रिमूव्स डिस्क्रेशन, इट रिमूव्स अनफेयर डिस्क्रेशन। ये सारी चीजें आप लिख सकते हो बेनिफिट्स में। अब एग्जांपल्स क्या होंगे, आरटीआई एक्ट से फायदा क्या हुआ है। देखो, आदर्श हाउसिंग स्कैम जो है आरटीआई से हुआ है, सीडब्ल्यूजी, 2G, व्यापम। ठीक है, बहुत सारे जितने भी घोटाले हैं वो सारे घोटाले जो हैं आरटीआई से बहुत ज्यादा पकड़े गए हैं। फिर आप लोकल लेवल पे भी लिख सकते हो कि मनरेगा, मनरेगा के कितने सारे केसेस हैं जो कि इससे होते हैं। सृजन स्कैम जो है आरटीआई से जो है उजागर हुआ है ना। एंड इट हेल्प्स इन सोशल ऑडिट, आप इस तरीके से लिख सकते हो। अब बात आती है इसमें कमियां क्या है, इश्यूज विद आरटीआई। इसका मेन क्वेश्चन है इश्यूज विद आरटीआई। इसमें क्या लिखोगे इश्यूज विद आरटीआई में। सबसे पहला तो यही है कि भाई जो टाइमली रिप्लाई नहीं आता है, तो 30 दिन का वो है, वो फ्रीक्वेंटली वायलेट होता है। क्यों होते हैं फ्रीक्वेंटली वायलेट, बिकॉज देयर इज नो व्हाट टू से, देयर इज लॉट ऑफ फ्राइवोलस एप्लीकेशंस। भाई 10 रुपए फीस है, अब कोई डिपार्टमेंट है उसके पास 2 पीआईओ हैं, 2 ऑफिशियल हैं जो आरटीआई को डील करते हैं। अब उसमें आ गई भाई 10,000 एप्लीकेशन, पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा है, तो कैसे डील करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है, तो फ्राइवोलस एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है, तो फ्राइवोलस एप्लीकेशन की कोई पेनल्टी भी नहीं है, नो पेनल्टी, बस मना कर दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जिसकी जेन्युइन एप्लीकेशन भी है उसको भी मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करी जाती, बिकॉज देयर इज लॉट ऑफ वर्कलोड। उनके पास पहले से होता है एक परफॉर्मा, उसी को जो है कॉपी पेस्ट करते रहते हैं। डिलेज इन अपील, अपील होती है उसमें बहुत ज्यादा डिलेज चल रहे हैं, 3-3 साल 4-4 साल लग जाते हैं अपील, मतलब अपील आने में, उसकी हियरिंग आने में। ठीक है, तो ये बहुत ज्यादा इशू है। फिर कई सारे इनकम्पेटिबल लॉज हैं जो आपको लिखने हैं। इनकम्पेटिबल लॉज हैं, कौन कौन से लॉज हैं। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट, इसमें जो भी चीज आएगी वो आपको आरटीआई में जरूरी नहीं है देनी। जैसे सेक्शन 8 में बोला गया था, सेक्शन 8 में कि डिस्क्लोजर नहीं देना है, प्रिवेंशन ऑफ डिस्क्लोजर। इसमें वैसे कुछ अच्छी चीजें कि नेशनल सिक्योरिटी के लिए को अगर कुछ खतरा है वो इंफॉर्मेशन नहीं देनी है।
पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं देनी है, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं। तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है एक तो, फिर एविडेंस एक्ट में जो अभी भारतीय कोई संहिता है, कौन सी है वो, 3 कानून आए थे ना, उसमें से एक पहले एविडेंस एक्ट था। तो वो उसमें कई सारे ऐसे प्रोविजंस है कि आप नहीं दे सकते, जो भी कोर्ट में केस पेंडिंग है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप नहीं दे सकते, इस तरह का है, ठीक है। फिर कई सारे नेशनल सिक्योरिटी के लिए एक्ट है, जैसे एटॉमिक एनर्जी एक्ट, विसल ब्लोअर एक्ट में प्रोविजंस है, तो आप इंफॉर्मेशन नहीं दे सकते। फिर इसमें इनकम्पेटिबल लॉज के अलावा एक नए कानून आए थे इसमें, आरटीआई अमेंडमेंट एक्ट। अब इसके रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है कि भाई अमेंडमेंट हो गए थे, वैसे तो ये पुराना क्वेश्चन है, यूपीएससी पूछ भी चुका है, अब रेयर है, लेकिन अगर आरटीआई के ऊपर आ गया तो आप इसको वापस से लिखोगे कि पहले क्या था, टर्म फिक्स थी, ठीक है, एक्ट में, अब फिक्स नहीं है, सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ठीक है। पहले ये था कि 5 साल सर्विस होनी चाहिए, 65 साल उम्र होनी चाहिए उसकी, ठीक है। फिर अपॉइंटमेंट था, पहले ये था कि अपॉइंटमेंट लीडर ऑफ अपोजिशन का उसमें इन्वॉल्वमेंट होगा, प्राइम मिनिस्टर एक थे, ठीक है। लेकिन अब क्या है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास सारी पावर आ गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको भी चाहे उसको अपॉइंट कर सकती है, ठीक है। फिर सैलरी पहले फिक्स थी, ठीक है, कि जो इलेक्शन कमीशन थे उसकी लगभग सैलरी थी, लेकिन अब क्या है, सैलरी जो है सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, ऑल्दो कि वो वुड बी गुड, लेकिन वो सेंट्रल गवर्नमेंट को पूरी पावर दे दी गई है। इसका क्या मतलब है कि डाइल्यूशन हो गया एक्ट, डाइल्यूशन ऑफ एक्ट हो गया है, ठीक है। तो ये सारे आप पॉइंट लिख सकते हो। फिर इसमें सॉल्यूशन कैसे, क्या करोगे, सॉल्यूशन किस तरीके के होने चाहिए इसमें, है सॉल्यूशन में ये होना चाहिए कि इट शुड बी टाइम बाउंड, सेपरेट कोर्ट ऑफ अपील, एडिक्वेट स्टाफिंग, अलग पीआईओ होना चाहिए। क्या होता है कि कोई ऑफिसर अलग काम में इन्वॉल्व है, उसी को पीआईओ बना दिया इन एडिशन, मतलब एडिशनल चार्ज देते हैं तो सेपरेट चार्ज देना चाहिए। पनिशमेंट फॉर ट्रांसग्रेशन, कोई पनिशमेंट नहीं है, एक भी जो पीआईओ है उसे वो पनिश नहीं किया गया इन्फॉर्मेशन ना प्रोवाइड करने के लिए, ठीक है। ये सारी चीजें आप जो है इन्वॉल्व करोगे, हॉल दो ये होने वाला नहीं है, बट स्टिल इन आंसर राइटिंग यू हैव टू राइट दैट। तो इस तरीके से आप आरटीआई का आंसर लिखोगे। अब बात आती है सिटीजन चार्टर। देखो सिटीजन चार्टर है क्या चीज, सिटीजन चार्टर मतलब कोई ऐसा चीज नहीं है जो आप मतलब समझ नहीं सकते, बहुत ही इजी है, इसमें भी सेम ही है। व्हाट इज इट, बेनिफिट्स, इश्यूज, सॉल्यूशन, ये 4 चीजें समझनी है इसमें। अब ये सिटीजन चार्टर होता है कि जब भी आप किसी भी डिपार्टमेंट में जाते हो, बैंक में जाते हो, तो आप एक बोर्ड देखते हो ना, बोर्ड, उस बोर्ड में लिखा रहता है कि आपको खाता खुलाना है तो ये डॉक्यूमेंट चाहिए, आपको जो है अगर इस तरीके से एफडी चाहिए तो एफडी का ये इंटरेस्ट रेट चल रहा है, ठीक है। अगर आपको जो है लॉकर चाहिए तो लॉकर में इतना जो है आपको देना पड़ेगा, तो ये तो बैंकों का खेल हो गया। लेकिन क्या आपको हर डिपार्टमेंट में ऐसा मिलता है, आप लेबर ऑफिस में जाते हो तो क्या आपको लेबर ऑफिस में ये ऐसा बोर्ड मिलता है कि ऐसे पनिशमेंट करो, ऐसे मतलब कंप्लेंट करो, कंप्लेंट नहीं करा तो ये करो, तो वहां पे क्या होता है, बस आईएएस ऑफिसर फला उसका बोर्ड मिलेगा और आप जो है चक्कर काटते रहो, ये मिलेगा। तो सिटीजन चार्टर ये कहता है कि कोई भी ऑफिस अगर है तो उस ऑफिस में एक ऐसा बोर्ड या एक ऐसा प्रोफॉर्मा होना चाहिए जहां पे स्टैंडर्ड ऑफ सर्विस का पूरा पता होना चाहिए कि क्या होगी, अगर सर्विस नहीं दे रहे हो टाइमली मैनर में तो उसके खिलाफ क्या पनिशमेंट मिलेगी उस ऑफिशियल को, वो पूरा लिखा हुआ होना चाहिए। तो इसमें क्या क्या हो गया, एक तो व्हाट सर्विसेज आर नीड टू बी प्रोवाइडेड, इस डॉक्यूमेंट में क्या क्या हो गया कि कौन सी सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो, व्हाट सर्विस। उसके बाद हाउ मच टाइम, टाइम टेकन,
हु विल प्रोवाइड सर्विस, ऑफिशियल रेस्पॉन्सिबल, मतलब आपको दर दर नहीं भटकना, वो पहले से ऑफिशियल का नाम मेंशन करेगा कि इस ऑफिसर से जाके मिलो, इस डेस्क पे जाके मिलो, ठीक है। प्रोसीजर कि अगर तुम्हें ये करना है तो पूरा टाइमलाइन के चार्ट के साथ प्रोसीजर होना चाहिए कि पहले इस ऑफिशियल के पास जाओ, फिर इस डेस्क पे जाओ, फिर इस डेस्क पे जाओ, प्रोसीजर ऑफ सर्विस। उसके बाद ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म, जीआरएम, कि अगर तुम्हारा काम नहीं हुआ टाइमली मैनर में तो किसको जाके कंप्लेंट करो। एंड प्रोविजन ऑफ पनिशमेंट, क्या पनिशमेंट होगी, आपको क्या रिवॉर्ड मिलेगा अगर ये आपकी सर्विस पूरी नहीं हुई टाइमली मैनर में, ये सारी चीजें होती हैं। और क्वालिटी ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, ये सारी चीजें होती हैं एक सिटीजन चार्टर में। अब बताओ कि हर सरकारी ऑफिस के बाहर इस तरीके का डॉक्यूमेंट आपको पहले से मिल जाए तो कितना फायदेमंद रहेगा। यही एनविसाज किया था जॉन मेयर ने, जो कि पीएम थे ब्रिटेन के। जॉन मेजर गवर्नमेंट ने ब्रिटेन में 1991 में शुरू किया था, फिर इसको एडॉप्ट भी किया इंडिया में 1997 में, सीएम कॉन्फ्रेंस हुई थी, उसमें इसको अडॉप्ट किया गया था कि हम लेके आएंगे। और रेलवेज में कई सारे डिपार्टमेंट में अप्लाई भी हुआ और उसके रिजल्ट भी अच्छे आए थे, ठीक है। लेकिन हर डिपार्टमेंट ने अप्लाई नहीं किया और हर डिपार्टमेंट में अच्छे, मतलब ज्यादातर डिपार्टमेंट्स में अच्छे रिजल्ट नहीं आए, ठीक है। तो अगर ये हो जाए तो इसके जो बेनिफिट्स हैं वो आप लिखोगे कि ओपननेस एंड ट्रांसपेरेंसी लेके आएगा ये, ठीक है। फिर जो हमने आरटीआई में लिखे थे वही आप बेनिफिट्स लिखोगे इसमें, कि इट गिव्स चॉइस टू सिटीजन, पब्लिक पार्टिसिपेशन होगा इसमें, स्पीड सर्विस डिलीवरी अच्छी होगी, क्वालिटी डिलीवरी अच्छी होगी, फिर इसमें जो है डेमोक्रेटिक जो है विल पावर आएगी, केओस कम होगा, ठीक है। तो ऑल दीज थिंग्स यू विल राइट इन द एफिशिएंसी, इकोनॉमी, इफेक्टिवनेस ऑफ सर्विस विल इंक्रीज, तो ये बेनिफिट्स में आप लिखोगे। अब बात आती है इसके इश्यूज पे, ये क्यों सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे इंडिया में, क्यों आपको हर डिपार्टमेंट में नहीं मिलता है, तो ये बहुत ज्यादा जानने की जरूरत है। सबसे पहला इसमें जो है कि पॉलिटिकल एपैथी। क्यों है पॉलिटिकल एपैथी? देयर इज नो लॉ, लीगल सैंक्टिटी नहीं है, कहीं लिखा नहीं हुआ है कि इसे फॉलो करना है नहीं तो पनिशमेंट हो जाएगी। अगर कानून बन गया, एक पब्लिक सर्विस एक्ट आ गया, तो आप इसको फॉलो कर सकते हो। फिर दूसरा क्या है कि लोकल फैक्टर्स, कि भाई जो ऑफिस में काम कर रहे हैं वो नहीं चाहते कि कोई उनसे आके क्वेश्चन पूछे, तो अगर ऊपर से लेटर भी आ गया तो खाना पूर्ति सी कर देते हैं, मतलब कुछ भी लिख दिया उल्टा सीधा, ठीक है। तो इसमें क्या हो गया कि पब्लिक पार्टिसिपेशन नहीं है सिटीजन चार्टर को फॉर्म करने में, अपडेटेड नहीं है, पुराना किया गया है, ठीक है। क्लियर नहीं है, देयर इज लैक ऑफ क्लैरिटी, ठीक है, कि सामने जो है पूरा प्रॉपर से उसको बिलबोर्ड बना के नहीं उसको शो किया गया है ना। लैक ऑफ विजिबिलिटी, विजिबिलिटी नहीं है, ठीक है। फिर इसमें लैक ऑफ पनिशमेंट नहीं, पनिशमेंट है, नो पनिशमेंट, ठीक है। फिर ये टॉप डाउन अप्रोच है कि जो ऑफिशियल चाहते हैं वही लिख देते हैं, इसमें पब्लिक का पार्टिसिपेशन होना चाहिए ना कि भाई किस तरीके से होगा, तो वो सारी चीज है। इट इज नॉट लिंक्ड विद आरटीआई एक्ट और सोशल ऑडिट के साथ लिंकेज नहीं है, नो लिंक विद इट, कि अगर सर्विस प्रोवाइड नहीं करी तो क्या है, पब्लिक अवेयरनेस नहीं है। तो ये सारे इसके इश्यूज हैं। अब इसमें सॉल्यूशन क्या हो जाएंगे, तो ये सारे इश्यूज इन नंबर ऑफ पॉइंट्स 8-10 पॉइंट बता दिए मैंने, तो इनको लिख सकते हो आप। सॉल्यूशन में क्या है कि डिसेंट्रलाइजेशन, सेकंड एआरसी आप लिख दोगे, सेकंड एआरसी में दिया गया था, डिसेंट्रलाइजेशन करना चाहिए। हेडक्वार्टर में किस तरीके से होना चाहिए वो नहीं, डिसेंट्रलाइजेशन से कुछ फायदे होंगे, जैसे लोकल लैंग्वेज में आप इसको बना सकते हो, ठीक है। लोकल पीपल पार्टिसिपेशन आप कर सकते हो, ठीक है। ऑफिशियल्स जो वहाँ काम कर रहे हैं उनकी भी थोड़ी सी उसमें विल होनी चाहिए, ठीक है। और इसमें जो है लिमिटेशंस को भी डाल सकते हो कि रियलिस्टिक टारगेट सेट करने चाहिए। आपने इतना बता दिया कि इतनी हाई सर्विस होगी, इतनी क्वालिटी होगी, इतने टाइम में हो जाएगा, लेकिन आपके पास ग्राउंड पे स्टाफ ही नहीं है तो आप कर क्या लोगे, फालतू में कंप्लेंट बढ़ जाएंगी। तो रियलिस्टिक टारगेट आप पहले से बता के चलो पब्लिक को कि भाई
अगर 2 महीने लगेंगे तो 2 महीने लगेंगे, सिंपल सी बात है। रियलिस्टिक टारगेट होनी चाहिए, टाइमली अपडेशन होना चाहिए, जैसे बताया टाइमली अपडेशन, रिव्यू होना चाहिए। फिर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीगल बैकिंग होनी चाहिए। जब तक लीगल बैकिंग नहीं होगी, जब तक कोई काम नहीं करेगा। ठीक है, पब्लिक सर्विस बिल हमारा एक आना चाहिए जिसमें सिटीजन चार्टर को एक सैंक्टिटी मिले, लीगल सैंक्टिटी मिले। ठीक है, फिर सिंगल विंडो सिस्टम होना चाहिए कंप्लेंट के लिए, जीआरएम के लिए सिंगल जीआरएम सिस्टम होना चाहिए कि अगर दिक्कत आए तो यहाँ पे तुम जाके कंप्लेंट कर दो। तो ऑल दीज थिंग्स आर देयर। ठीक है, फिर हमारा सोशल ऑडिट है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे वर्क कल्चर, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप ये देखना है इसको। कॉर्पोरेट गवर्नेंस, इंटरनेशनल रिलेशन में किस तरीके से एथिक्स काम करती है, ये पढ़ेंगे। अब ये सोशल ऑडिट क्या चीज है? सोशल ऑडिट नथिंग इज नथिंग बट इवेल्युएशन बाय पब्लिक और बेनिफिशियरी ऑफ द प्रोजेक्ट ऑफ गवर्नमेंट। सिंपल है कि कोई भी काम हो रहा है, जिस आदमी के लिए हो रहा है वो उस काम को इवेल्युएट कर पाए। जैसे रोड बन रही है, मेरे घर के सामने की रोड बन रही है, तो मेरे को उसमें पार्टिसिपेशन मिले कि रोड कैसी बनी है, अच्छी बनी है, बेकार बनी है, तो मैं भी उसको जांच कर पाऊं उसकी कितने पैसे में बनी है। वो क्या करते हैं, जूनियर इंजीनियर करते हैं, जो कि गवर्नमेंट का पार्ट है। वो क्यों बोलेंगे कि रोड बेकार बनी है? नहीं बोलेंगे। अगर मेरे को बोला जाए मेरे घर के सामने कि मैं बेनिफिशियरी हूं, मैं बोलूंगा ना कि अच्छी बनी है कि नहीं बनी है। तो इट इज कॉल्ड सोशल ऑडिट। जैसे ट्रेडिशनल मैकेनिज्म बताया, लेजिस्लेटिव मैकेनिज्म, एडमिनिस्ट्रेटिव मैकेनिज्म होते थे, जुडिशियल मैकेनिज्म होते थे, बट सोशल ऑडिट लीड्स टू सोशल मैकेनिज्म, सोशल मैकेनिज्म। ठीक है, तो ये सिस्टम है सोशल ऑडिट का। तो अब इसके बेनिफिट्स क्या है? बेनिफिट्स तो बहुत सारे हैं। जो सेम बेनिफिट आरटीआई में लिखे थे, सिटीजन चार्टर में लिखे थे, वही सेम बेनिफिट, पीपल पार्टिसिपेशन, बॉटम अप चॉइस, अवेयरनेस अमंग सिटीजन्स। ठीक है, तो ऑल दीज थिंग्स यू कैन इजीली राइट। इसके अलावा इसमें और जैसे स्टैंडर्ड्स ऑफ सर्विस, क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो भी मतलब सिटीजन चार्टर उसमें लिखे थे वो सारे आप लिख सकते हो, इसके एडवांटेजेस। अब आते हैं इसके इश्यूज क्या है। इश्यूज क्या है सोशल ऑडिट के, क्यों नहीं ये हो पा रहा है? पहले तो लीगल बैकिंग नहीं है, वही सेम, लीगल बैकिंग नहीं है। फिर जीआरएम मैकेनिज्म नहीं है। फिर इसका सिटीजन चार्टर भी नहीं है कि कौन सोशल ऑडिट करेगा, कितने नाम होंगे, वो नहीं है। फिर इसका इंस्टीट्यूशन मैकेनिज्म नहीं है कि भाई दुनिया भर के प्रोजेक्ट हैं, ठीक है, कहां तक गवर्नमेंट जो है वो सिटीजन्स को पार्टिसिपेट कराती रहेगी। और इसका फिर कंप्लेंट मैकेनिज्म भी नहीं। चलो ठीक है, आपको कर दिया, आपको देख गया कि गलत काम हुआ है, कहां कंप्लेंट करोगे? देयर इज नो कंप्लेंट मैकेनिज्म, राइट। ये है सारे इश्यूज इसके। तो फिर इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन में आप सिंपल लिखोगे जन सुनवाई होनी चाहिए, जन सुनवाई सॉल्यूशन। ठीक है, फिर वही, फिर लीगल मैकेनिज्म में पब्लिक सर्विस बिल आना चाहिए। ठीक है, फिर सेवोत्तम मॉडल जो है प्रॉपर्ली इंप्लीमेंट होना चाहिए। फिर इंस्टीट्यूशन सेटअप होना चाहिए, सिंगल विंडो मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है, यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड होने चाहिए कि क्या सर्विस स्टैंडर्ड है वो सिटीजन को पता ही नहीं है, तो यूनिफॉर्म सर्विस स्टैंडर्ड होने चाहिए। ट्रेनिंग होनी चाहिए सोशल ऑडिटर्स की, सोशल ऑडिटर की ट्रेनिंग होनी चाहिए कि किस तरीके से आपको करना है, किस स्टेज पे क्या करना है। ठीक है, तो ये सारे मैकेनिज्म्स। फिर एक सोशल डेवलपमेंट मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है। फिर लोकल ओम्बड्समैन होना चाहिए। जैसे आपने देखा होगा कि लोकपाल तो सेंट्रल लेवल पे है, फिर लोकायुक्त जो है स्टेट लेवल पे है, लेकिन लोकल ओम्बड्समैन पीआरआई लेवल पे या फिर म्युनिसिपैलिटी लेवल पे ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है ना। आप सीधा जाके लखनऊ में, अगर यूपी में रह रहे हो तो लखनऊ में थोड़ी ना जाके कंप्लेंट करोगे, या महाराष्ट्र में रह रहे हो कहीं भी, तो मुंबई में जाके थोड़ी ना कंप्लेंट करोगे लोकायुक्त को। आपके पास लोकल अपनी डिस्ट्रिक्ट में एक मैकेनिज्म होना चाहिए, लोकल ओम्बड्समैन होना चाहिए, जहां पे आप जाके कंप्लेंट कर सको। तो इस तरह का सिस्टम होना चाहिए। तो ये सारी चीजें आप सोशल ऑडिट में इंक्लूड करोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।